दोस्तों जय हिंद और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज की इस वीडियो पे बात करते हैं कक्षा 12वीं के इतिहास के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे बात करेंगे जो कि हर साल पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है। और यहां तक संभव है कि आज के इस 40 प्रश्नों के वीडियो में कई सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल का आइकन प्रेस कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न पे। तो प्रश्न क्या है आपका कि हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो सबको पता होगा कि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। और आप मुझे बताओ ये जो हड़प्पा सभ्यता है उसका उत्खनन कब हुआ। पहला प्रश्न, उत्खनन कब हुआ और उत्खनन जो है वो किसके द्वारा किया गया, ये दो चीजें। और हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी नगर कौन सी है। तो चलो दो प्रश्नों का मैं एक प्रश्नों का मैं उत्तर देता हूं कि हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर है वो है मोहनजोदाड़ो, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और यह भी याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीय सभ्यता कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो भी वस्तुओं का निर्माण हुआ था सबसे ज्यादा कांसे के वस्तुओं का निर्माण हुआ था। और यहाँ पे एक ऐसी धातु थी लोहा, तो यहाँ पे किसी तरह के लोहा के धातु का उपयोग नहीं था। यानी कि हम बोल सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहे के धातु का ज्ञान नहीं था। ये बात याद रख लीजिएगा। अब दो जो मैंने क्वेश्चन करा, एक तो हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ और हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए बात करते आगे। अगला प्रश्न है विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापित शैली का उदाहरण है। ये जो आपका विक्टोरिया टर्मिनल है, तो विक्टोरिया टर्मिनल के बारे में पहले बात करते हैं। याद रखिएगा ये जो विक्टोरिया टर्मिनल है ये बेसिकली मुंबई में अवस्थित है, जिसे 1966 में नाम दिया गया छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। क्या नाम दिया गया? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो प्रश्न क्या है कि जो विक्टोरिया टर्मिनल है वो किस शैली का स्थापित उदाहरण है, तो नव गोथिक शैली का स्थापित उदाहरण है। यानी कि जो विक्टोरिया टर्मिनल जो बनाया गया ना उसका जो बनाने का शैली है वो नव गोथिक शैली का है, याद रखिएगा। और विक्टोरिया टर्मिनल है कहाँ पे, तो मुंबई में, जिसका वर्तमान में नाम क्या है, छत्रपति शिवाजी महाराज, है ना, या बोल सकते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के भी नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना का बात किया जाए तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा 1336। क्या हो जाएगा आपका, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1936। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1936 में होती है और इसकी स्थापना दो भाइयों को जाता है जिनका नाम था हरिहर और एक का क्या नाम था, बुक्का। हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1936 में किया जाता है। यह बात याद रखिएगा, कई बार प्रश्नों में पूछा गया है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। चलिए महात्मा गांधी के बारे में कुछ बेसिक्स टॉपिक पर बात करते हैं, फिर तो आंसर पे जाएंगे। सबसे पहले कई जगह आपको यह प्रश्न दिखेगा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे। आप मुझे ये बता दो तो कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए कब थे। तो अगर पहली बार दक्षिण अफ्रीका के बात किया जाए कि महात्मा गांधी जब भारत से पहली बार दक्षिण अफ्रीका गए थे तो याद रखिएगा 1893 में पहली बार वो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। और लौट के आते कब है, तो 1915 में। अगर पूरा डेट का बात किया जाए तो 9 जनवरी 1915 में वो भारत जो है वो लौट कर आते हैं। तो एक बात और याद रखिएगा कि जब वो पहली बार अफ्रीका जाते हैं 1893, उस समय उनका जो आयु था वो मात्र 24 साल का था। कितना था उनका आयु जो था वो मात्र केवल 24 साल का था। और भारत कब आते हैं वो लौट के, तो 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं। भारत आने के बाद उनके द्वारा लगातार 3 सत्याग्रह किया जाता है। पहला सत्याग्रह 1917 में होता है, चंपारण सत्याग्रह, जो कि नील विद्रोह के लिए था। दूसरा सत्याग्रह होता है 1917 में, जो कि
गुजरात का जो खेड़ा जिला है ना, वहाँ के मजदूरों के, वहाँ के किसानों के लिए था। और फिर एक सत्याग्रह होता है 1918 में, जो कि अहमदाबाद के सूती मिल में काम करने वाले जो मिल मजदूर है उनके लिए एक सत्याग्रह होता है। तो प्रश्न आता है कि भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी जी के द्वारा कितने सत्याग्रह किए गए थे? तो 3 सत्याग्रह किए थे। पहला चंपारण, दूसरा खेड़ा जिला, और तीसरा क्या हो गया, अहमदाबाद का जो है आपका सूती मिल के जो मजदूर है उनके लिए सत्याग्रह किया गया था। तो यहाँ पे सवाल है कि गांधी जी जो है वो अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1915 में। और याद रखिएगा जो 3 सत्याग्रह था ना, उसके जस्ट 1 साल के बाद 1919 में रॉलेट एक्ट का कानून पारित हुआ था। ये बात याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए, पहले समझते हैं महावीर के बारे में, कुछ बेसिक चीजों के बारे में। प्रश्न पहला आता है कि महावीर का जन्म कब हुआ था? तो 599 ईसा पूर्व में जो है महावीर का जन्म होता है। कब होता है? तो 599 ईसा पूर्व में महावीर जी का जन्म होता है। ये जन्म होता कहाँ है? तो वैशाली का जो कुंडल वन है, कई जगह इसको कुंडल ग्राम के भी नाम से जाना जाता है, कई जगह जो है इसको कुंडल वन के भी नाम से जाना जाता है। और इनका जो जन्म हुआ था वो आपका इक्ष्वाकु वंश में जन्म हुआ था। किस वंश में? इक्ष्वाकु वंश में जन्म हुआ था। और इनके पिता का यानी कि पापा का नाम क्या था? राजा सिद्धार्थ। और इसके माता का क्या नाम था? आपका त्रिशला। और इनको बचपन में वर्धमान के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। तो इतना सारा याद रखना कि महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे? तो वैशाली का जो कुंडल वन या कुंडल ग्राम जो जगह है वहां पे हुआ था। और ये कोई किस वंश के थे? तो इक्ष्वाकु वंश के थे। इनके पिता का नाम राजा सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। और बचपन में इनको जो है वर्धमान कहा जाता था। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? कुंडल वन। क्या हो जाएगा? कुंडल वन या कुंडल ग्राम में उनका हुआ था। अब कई जगह यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो महावीर स्वामी है ना, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आप मुझे क्या करो, कमेंट बॉक्स में बता दो। अब अयंगर व्यवस्था के बारे में कई बार प्रश्न आता है, तो पहले समझते हैं अयंगर व्यवस्था के बारे में। तो याद रखिएगा, अयंगर व्यवस्था जो है ना, एक ग्राम प्रशासन की एक प्रमुख व्यवस्था है, जिसमें क्या गया था, कुल 12 अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। और ये जो 12 अधिकारी था ना, ये 12 अलग अलग गांवों के लोग हुआ करते थे, जिनका मुख्य काम क्या था कि जो भी इस अंगार व्यवस्था के अंतर्गत जो भी क्षेत्र आता था, उनमें ग्राम के जो अधिकारी हैं, उस गांव का सुचारू रूप से सही ढंग से वो पालन कर पाएगा, उसके नियमों का पालन उस गांव का देखरेख कर पाएगा। और ये जो 12 अधिकारियों का जो नियुक्ति हुआ, इसी को सामूहिक रूप से अयंगार कहा गया। और ये जो अयंगार व्यवस्था है ना, ये जो अयंगार व्यवस्था है, ये विजयनगर साम्राज्य में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका सही हो जाएगा। अब संविधान के बारे में प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, आंसर तो जानेंगे ना, लेकिन कुछ रोचक तत्वों पे बात करते हैं। पहला बात कि जब संविधान सभा का गठन हुआ, याद रखिएगा मैं किसका बात कर रहा हूं, कि जब संविधान सभा का गठन हुआ, तो गठन कब हुआ था? तो 1947 को संविधान सभा का गठन हुआ था। उस समय कुल 299 लोगों को चुना गया था जो कि संविधान सभा में भाग लेता। अब इसमें 3 कैटेगरी के लोग थे। एक तो अस्थाई अध्यक्ष था, माना अस्थाई सदस्य थे, कुछ आपके अस्थाई सदस्य थे, और एक जो था वो आपका ड्राफ्टिंग कमेटी था, जिनको लिखने का काम दिया गया था। तो अस्थाई जो सदस्य थे, जिनका अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये ही भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। और अस्थाई जो सदस्य था, अस्थाई जो आपका जितने भी सदस्य थे, उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ड्राफ्टिंग कमेटी जो था, जो लिखने वाली जो पूरी की पूरी एक कमेटी बनी थी, जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। और यह भी बात याद रखिएगा कि जो संविधान है वो बना कब? तो संविधान बना था आपका 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान बन के रेडी होता है। कब? तो 26 नवंबर 1949 में संविधान बनकर रेडी हो जाता है। और लागू कब होता है? तो 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू हो जाता है। और संविधान सभा बना कब था? तो देखिएगा, अगस्त का महीना था, 1947 क्या था वो साल था। याद वो चीज आप रख लीजिएगा, इतनी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो जो अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 4 जो होगा सही हो जाएगा। अगला है, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो भारत का
जो राष्ट्रगान है, देखिए राष्ट्रगान का बात किया जाए कि भारत का राष्ट्रगान कौन है, तो जन गण मन, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही हो जाएगा। अब प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत का जो राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगीत क्या है, तो वंदे मातरम है। अब ये बताओ तो वंदे मातरम को लिखा कौन था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम लिखा गया, जो कि राष्ट्रगीत है। और राष्ट्रगान जो है जिसको किसने लिखा था, आपका जो है आपका डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, ये बात याद रखिएगा। और जन गण जो है वो केवल 52 सेकंड के लिए गाया जाता है। अगला है आईने अकबरी की रचना किसने किया था। ये जो आईने अकबरी है उसका रचनाकार कौन है, तो अब्बुल फजल के द्वारा आईने अकबरी के लिए लिखा गया था, जिसमें अकबर के बारे में पूरी अकबर के एक जो है एक अकबर के कानून व्यवस्था के बारे में लिखा गया था आईने अकबरी में। अगला है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे ना, वो उनके राजनीतिक गुरु थे। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 10 का जो है आपका 2 नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अशोक के अभिलेखों में कितने प्रकार के प्रांतों का उल्लेख है। तो रखिएगा मुख्य रूप से बात किया जाए तो अशोक के शासनकाल के दौरान टोटल 14 शिलालेख के बारे में उल्लेख है, जिसमें से मुख्य जो है 7 शिलालेख है। अब ये जो मुख्य शिलालेख है, जो भी 7 शिलालेख है, जो भी शिलालेख की बात किया जाए तो उनमें कुछ प्रांतों के बारे में लिखा गया है। तो पूछा गया कितने प्रांतों के का उल्लेख है, तो याद रखिएगा 5 प्रांतों का उल्लेख है। अशोक जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का ही जो है वंशज आता है, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है इन्होंने मौर्य वंश का स्थापना किया था, ये बात याद रख लीजिएगा, है ना। और इसके चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु था या मंत्री का बात करो, जो एक महान अर्थशास्त्री था जिन्होंने अर्थशास्त्र का रचना किया था, जिनका नाम था कौटिल्य, जिसको आप चाणक्य के नाम से आप जानते हो। अगला है भारतीय संविधान के संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया है। भारतीय संविधान का जो संसदीय प्रणाली है वो किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन से। संसद प्रणाली किससे लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, बता रख लीजिएगा। अगला है फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने चलाया था। किस राजा ने सर्वप्रथम जो है फूट डालकर शासन करने का काम किया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, आजाद शत्रु। क्या था, आजाद शत्रु ने काम किया था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन है। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन है, तो देखिएगा ए.ओ. ह्यूम है। कौन है, ए.ओ. ह्यूम है। अब भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो 1885 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना हुआ था। आप ही बताओ तो ये जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस है इसके पहले अध्यक्ष कौन था। कई बार यह प्रश्न पूछा गया कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था, आपके प्रश्न पूछेगा, रख लीजिएगा। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था। मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा माना जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था यह मातृसत्तात्मक था, क्योंकि यहाँ पे जो था ना जो महिलाओं का शासन हुआ करता था, याद रख लीजिएगा। अगला है धम्म के नीति की शुरुआत किसने किया था। बात करें धम्म के नीति की शुरुआत का, तो देखिए आपका ऑप्शन क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त और अशोक। जो धम्म नीति की शुरुआत है वो अशोक के द्वारा किया गया था कलिंग के युद्ध के बाद। कलिंग का युद्ध जब लड़ा गया उसमें अशोक ने इतना मारपीट किया, इतना मारकाट किया कि जमीन जो है वो जो है जिस भूमि पे लड़ा गया था वो पूरा का पूरा जमीन जो है लहूलुहान हो गया। और इतना रक्तपात देखकर अशोक का मन विचलित हो गया और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, और उसी के बाद उन्होंने धम्म नीति का जो है प्रचार किया। कई बार पूछा जाता है कि धम्म नीति से आप क्या समझते हो, धम्म नीति में दिए गए उपदेशों का वर्णन करें। ये बात कई बार प्रश्न पूछा गया, तो ये बात रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कहाँ हुआ। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ, तो 17 का याद रख लीजिएगा 1911। कब हुआ, तो 1911। आप ये बताओ तो गेटवे ऑफ इंडिया है कहाँ, तो मुंबई में है। क्या है, मुंबई में। और एक आपका क्या है, इंडिया गेट। क्या है आपका, इंडिया गेट। तो इंडिया गेट जो है आपका दिल्ली में है, जिसका निर्माण का शुरुआत जो है वो 1921 में किया गया था। शुरुआत 1921 में हुआ और 10 साल लगा इसको बनने में, और अंतिम रूप से बन के जो रेडी हुआ था वो कब हुआ था, 1931 में। तो गेटवे ऑफ इंडिया कब बना, 1911 में। कहाँ पे है, मुंबई में है, मुंबई के महाराष्ट्र में है। और जो इंडिया गेट है वो दिल्ली में है, जो कि 1921 में बनना शुरू हुआ और पूर्ण रूप से ये 1931 में बनकर रेडी हो गया था। ये बात आपको याद रखना है। जीतल क्या है, तो जीतल जो एक प्रकार का सिक्का था और ये तांबा का बना हुआ सिक्का था, जिसको सर्वप्रथम इल्तुतमिश जो कि दिल्ली का सम्राट हुआ करता था, सुल्तान हुआ करता था, उसने चालू किया था। जीतल याद रखिएगा क्या था, एक सिक्का था जो किस प्रकार का सिक्का था, तो याद रखिएगा तांबा का सिक्का था, जिसे जीतल कहा जाता था। और उसको चलाया किसने था, तो इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं प्लासी की लड़ाई का।
तो प्रश्न आता है कि प्लासी की लड़ाई कब हुई। प्रश्न क्या है आपका कि प्लासी का लड़ाई कब हुआ, तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। आप बताओ तो देखिए प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच में हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और जो बंगाल के उस समय के नवाब थे सिराजुद्दौला, उसके बीच में हुआ था 1757 में। पूरा डेट का बात किया जाए तो शायद 23 जून था या 23 जुलाई था, 23 जून या 23 जुलाई का बात है। तो उसके भी उस समय जो है आपका 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। कई बार जो है आपका हल्दी घाटी युद्ध के बारे में क्वेश्चन आता है कि हल्दी घाटी का दो युद्ध, प्रथम और दूसरा। तो हल्दी घाटी का जो पहला युद्ध हुआ था वो 1576 को हुआ था, ये बात याद रख लीजिएगा। और किसके किसके बीच में हुआ था, तो आप मुझे कमेंट करके बता दो। चलिए बात करते आगे। महाभारत की रचना किसने किया था। ये जो महाभारत है उसका रचना किसके द्वारा किया गया, कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो महाभारत जो वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था और वाल्मीकि ने रामायण लिखा था, ये बात याद रख लीजिएगा। ठीक है, बात करते आगे। अगला है आईने अकबरी को कितने भागों में विभाजित किया गया। ये जो आईने अकबरी है उसको कितने भागों में विभाजित किया गया था, ये आपका प्रश्न है। देखिए आईने जो अकबरी है ना, इसको कुल 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 5 भाग। और इसको बनने में जो है ना 7 साल का समय लगा था, ये बात याद रख लीजिएगा। और आईने अकबरी लिखा कौन था, तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया, ये बात याद रख लीजिएगा। विजयनगर की स्थापना, विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी कौन था। ये जो विजयनगर है उसका स्थानीय मातृदेवी कौन है, ये आपका प्रश्न है। तो देखिए विजयनगर का जो स्थानीय मातृदेवी जिसको बोला गया है मांपा देवी, क्या बोला गया, मांपा देवी, ये बात रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दामिन ए को कहा जाता है। तो जो दामिन ए को का अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा दामिन ए को जो था वो संथाल परगना का क्षेत्र, यानी कि जो संथालों का जमीन था ना, जिसे दामिन ए कोह के नाम से जाना जाता है, जो कि गिफ्ट किया गया था, याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। अगला है भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया था। किस विदेशी यात्री के द्वारा सती प्रथा का उल्लेख किया गया था, तो रखिएगा फ्रांसवा वर्नियर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, फ्रांसवा वर्नियर के द्वारा। अब देखिए यहां से एक प्रश्न आता है कि जो सती प्रथा है, सती प्रथा पर रोक जो है वो कितना में लगा था। तो 1987 में सती प्रथा पर रोक लग गया। और सती प्रथा पर रोक लगाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, तो राजा राम मोहन राय को सती प्रथा पे रोक लगाने का जो है श्रेय जाता है। समझते कि जो सती प्रथा था ना वो क्या था कि अगर कोई हिंदू का जो कपल होता है, जैसे एक पति और एक पत्नी, तो पति और पत्नी में से अगर पति मर जाता है समय से पहले, पत्नी जिंदा होने से पहले, तो पत्नी को जो है ना उस पति के साथ जला दिया जाता था या उसे उसके साथ दफना दिया जाता था, जिसको फ्रांसवा वर्नियर ने में लिखा कि ये बहुत गलत बात है, क्योंकि एक 7 साल की या 14 साल की लड़की थी जिसको सती होने के लिए छोड़ दिया गया था, वो चिल्ला रही थी, वो तड़प रही थी। तो उसको देखकर फ्रांसवा वर्नियर ने लिखा था, अपनी पूरी जो है विदेशी यात्रा के दौरान लिखा गया। और इसी का घोर विरोध किया था, किसने किया था, अभी मैंने आपको बात बताया। तो राजाराम मोहन राय ने इसका पूरा विरोध किया, जिसके चलते सती प्रथा पर 1987 को रोक लगा। लेकिन इसी दौरान क्या होता है, विधवाओं का पुनर्विवाह किया जाता है, जो कि 1856 में शुरू हुआ था। विधवा विवाह अधिनियम जो है, हिंदू विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम जो 1856 में शुरू हुआ था। और इसी दौरान जो है राजाराम मोहन राय ने अपना बेटा का शादी जो है एक विधवा की औरत के साथ करवाया था, याद रख लीजिएगा। और ये जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, यानी कि विधवाओं का फिर से शादी कराना, ये जो अधिनियम है वो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में लागू हुआ था, ये बात भी याद रख लीजिएगा। बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो बंगाल का विभाजन 1905 में। कब होता है, 1905 में होता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जब बंगाल का विभाजन हुआ उस समय जो है आपका कौन जो है वायसराय था, जब तो उस समय ना 1905 में ये जो लॉर्ड कर्जन था ना, वो क्या था, वायसराय था। और उसी के समय जो है बंगाल का विभाजन होता है। अगला है कि फोर्ट सेंट चर्च की स्थापना कहाँ हुआ। ये जो फोर्ट सेंट चर्च जो है इसका स्थापना कहाँ हुआ, ये आपका प्रश्न है। तो याद रखिएगा ये आपका मद्रास में। कहाँ पे हुआ था, मद्रास में हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा सही होगा। ऑपरेशन पोलो
के द्वारा किस देशी रियासत को भारतीय संविधान का अंग बनाया गया? ये जो ऑपरेशन पोलो है ना, इसके द्वारा किस भारतीय देशी रियासत को जो है भारत का अंग बनाया गया? तो देखिएगा हैदराबाद। किसको? हैदराबाद को। भारत का अंतिम वायसराय किसे माना जाता है? भारत का जो है अंतिम वायसराय किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का अंतिम वायसराय माना जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो और मरो का जो नारा है वो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ये बात याद रख लीजिए। कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि करो और मरो का नारा तो महात्मा गांधी ने दिया। प्रश्न ये आता है कि महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा कब दिया था? तो याद रखिएगा 8 अगस्त 1942 को जब भारत छोड़ो आंदोलन के लिए भाषण महात्मा गांधी देते हैं ना, उस समय उन्होंने करो और मरो का नारा दिया था। तो प्रश्न पूछेगा कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन। और ये नारा कब दिया? तो 8 अगस्त 1942 को दिया था। यह बात रख लीजिएगा। काला कानून किसे कहा जाता है? तो मैंने पहले बोला था कि जो रॉलेट एक्ट है ना, इसको काला कानून के नाम से जाता है, जिसका जब कब लागू हुआ था? तो सन 1919 में लागू हुआ था। ये बात याद रख लीजिएगा। भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? ये आपका प्रश्न है। तो पहली बार जो भारत में आने वाला यूरोपीय था वो पुर्तगाली था। कौन था? पुर्तगाली था, जो कि कालीकट के रास्ते आया था। मुगल कालीन चित्रकला किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पे था? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो जहांगीर के काल में जो है आपका चित्रकला जो था वो सबसे ज्यादा चरमोत्कर्ष पे था, सबसे ज्यादा विकसित हुआ था। अगला है त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? देखिए त्रिपिटक जो है ना, त्रिपिटक वो आपका बौद्ध धर्म से, कहां से? आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। और अगला प्रश्न है कैप्टन होंकिस किस मुगल दरबार में भारत आया था? तो जो कैप्टन होंकिस है ना, ये जहांगीर के शासनकाल में भारत आने का काम किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा सही होगा। गांधी इरविन पैक्ट क्या है? गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? तो गांधी इरविन जो पैक्ट है वो 1928 को हुआ था, याद रखिएगा। और इसी बीच जो है पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। इसी का जो है घटना है पूना पैक्ट 1932। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। अगला है 1857 का विद्रोह कहां से आरंभ हुआ था? तो जो 1857 का विद्रोह है ना, वो मेरठ से हुआ था। और मेरठ में कौन था? मंगल पांडे, याद रखिएगा। और लखनऊ से बेगम हजरत महल था। और झांसी से आपका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर से नाना साहेब, और दिल्ली से जो है ना, दिल्ली से किसने 1857 के विद्रोह को संभाला था? आप ये मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में। नयनार संत पूजा करते हैं। जो नयनार संत है वो किसका पूजा करते हैं? तो ये शिव का पूजा करते हैं। ये बातें रख लीजिएगा। डांडी किस राज्य में स्थित है? तो डांडी जो है ना वो आपका गुजरात में स्थित है। और डांडी यात्रा कब हुआ था? जिसे नमक कानून भी बोला गया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। चलिए बात करते आगे। जजिया किससे लिया जाता था? तो जो आपका जजिया है ना वो धर्मियों से लिया जाता था, यानी कि जो धर्म के लिए यात्रा करने जाते थे, तो ये हिंदुओं से खास करके लिया जाता था। ये बातें रख लीजिएगा। हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो हाथी गुफा अभिलेख जो है ना वो किससे है? तो खरवेल शासकों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 जो होगा सही होगा। कुल मिला के 40 ऐसे प्रश्न थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। मैंने इसके कुछ शॉर्ट्स नोट्स वाले क्वेश्चन भी करवाए जो कि आपको याद कर लें, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे, और जो भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे भी आप ज्वाइन हो जाओगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।